23 साल की एक लड़की रेंट पर ली हुई कार को खुद ही चलाते हुए अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही थी और उसका ये सफर 10 अप्रैल 1994 को हैस्कल ओक्लाहोमा से शुरू हुआ था, जो पूरे 1965 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद पेंसिल्वेनिया की न्यू जर्सी की बर्गन सिटी में जाकर खत्म होने वाला था। क्योंकि वो अपनी जिस फ्रेंड से मिलने जा रही थी वो वहीं पे रहती थी। अब उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो आगे होने वाला है वो हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। 12 अप्रैल की इवनिंग को उसे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो परेशान एंड टायर्ड होकर एक होटल में रूम बुक करती है एंड वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। एंड वो अपनी जिस फ्रेंड से मिलने जा रही थी उसको भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि मैं इस होटल में रुकी हूँ और अब मैं तुमसे मिलने बर्गन तक नहीं आ पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी फ्रेंड को वहीं होटल रूम पर बुला लेती है। अब बात के मुताबिक उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आधी रात तक होटल रूम तक पहुंच जाती है, पर वहां पर पहुंचकर उसने जो देखा वो उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं और उनमें से पहला सवाल है कि एक अकेली लड़की एक कार को रेंट पे लेके पूरे 1965 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए अपनी फ्रेंड से इतना दूर मिलने जा रही है, पर क्या रीजन की वजह से। और दूसरा सवाल ये है कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लड़की एक होटल रूम पर रुकने के लिए मजबूर हो गई। एंड सबसे बड़ा सवाल, उसकी फ्रेंड जब उससे मिलने के लिए होटल रूम पर पहुंची तब उसने आखिर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो खुद शॉक हो गई। वो लड़की वहां पर सेफ थी या। अब देखो, इसका आंसर तो आपको आगे वीडियो में मिल ही जाएगा, पर इसके आगे जो होने वाला था वो हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। और दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ घटना है जो अप्रैल 1994 में यूएसए में घटित हुई थी, जिसे आज की इस वीडियो में हम अनकवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस केस या स्टोरी को जानने से पहले हमें इस लड़की के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। इस लड़की का नाम कारेन डेंसिस वेल्स था, जो कि 23 साल की एक अनमैरिड लड़की थी। अब इसकी शादी भले ही नहीं हुई थी, लेकिन ये एक 14 महीने के बच्चे की माँ थी जिसका नाम विलियम था और ये एक सिंगल मदर थी। मतलब कि ये बिना अपने हस्बैंड तो था ही नहीं वैसे, ये बिना किसी अपने फैमिली मेंबर के ही इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही थी। अब इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी कुछ आर्टिकल के हिसाब से ये एक अनमैरिड लड़की ही थी। और इस रियल स्टोरी की रिसर्च करते वक्त ये भी पता चला कि ये एक मैरिड मैन के साथ रिलेशन में थी। खैर, अब 10 अप्रैल 1994 को कैरेन डेंसिस वेल्स का अचानक से अपने बचपन की फ्रेंड मेलिसा शेपर्ड से मिलने जाने का प्लान बनता है, जो पेंसिल्वेनिया न्यू जर्सी की बर्गन सिटी में रहती थी, जो कि कैरेन डेंसिस वेल्स के घर से यानी कि हैस्कल से पूरे 1965 किलोमीटर दूर था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना दूर रहने वाली लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गई। तो एक्चुअली मेलिना शेपर्ड भी बचपन के टाइम पर हैस्कल में ही रहती थी और तभी इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। अब प्लान के मुताबिक कैरेन डेंसिस वेल्स, ये कैरेन डेंसिस वेल्स बोलने में थोड़ा लंबा हो रहा है, अब से मैं केडी वेल्स ही बोलूंगा, आप लोग समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, तो केडी वेल्स को अपनी फ्रेंड मेलिना शेपर्ड से मिलने जाना था और इसी वजह से वो 10 अप्रैल को अपने घर से निकलकर अपने बेटे विलियम को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देती है, विलियम के नाना नानी के पास। अब उसी दिन के दोपहर के 2 बजे वो ओक्लाहोमा से निकलकर तुलसा सिटी में पहुंच जाती है और वहां से एक कार रेंट पे लेती है जो कि व्हाइट कलर की 1993 प्लाईमाउथ एक्लेम्स थी। और अब 10 अप्रैल के रात के 9 बजे तक वो वहां से कार लेकर अपने सफर पर निकल जाती है। और इस सफर के दौरान मेलिना शेपर्ड एंड केडी वेल्स के बीच में बहुत बार कॉल पर बातचीत होती है। हम लोग नहीं पूछते क्या, अपने घर से ही कोई फैमिली मेंबर कहीं पे जा रहा होता है या फिर कोई दोस्त यार कहीं पे जा रहा होता है तो उसको फोन करके पूछते हैं कि भाई अभी कहाँ तक पहुंचे या फिर कहाँ तक आए। सेम वैसे ही अब 12 अप्रैल का दिन था और इस दिन भी केडी वेल्स और उसकी फ्रेंड के बीच में पूरे 4 बार कॉल्स पर बात हो चुकी थी एंड चौथा कॉल दोपहर के 3:30 बजे के समथिंग हुआ था। लेकिन इसके बाद केडी वेल्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा का सारा प्लान ही बदल कर रख दिया। जब वो कार को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रही थी तो उसको बार बार रास्ता भटकने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और ऐसा बार बार होने की वजह से वो परेशान और टायर्ड हो चुकी थी। अब ऐसे में वो एक होटल रूम बुक करके वहीं पर रहने का डिसाइड करती है। अब शाम के 6 बजे के समथिंग वो कार्लिसले में एक पाइक मोटेल नाम के एक होटल में रूम बुक करती है और अपनी फ्रेंड मेलिसा शेपर्ड को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि मैं अब तुमसे मिलने के लिए बर्गन में नहीं आ पाऊंगी, मैं पाइक मोटेल में रुकी हुई हूँ, सो तुम मुझे यहीं पर आकर मिलो। और जब उसने ये सब कॉल करके मेलिसा को बोला तब ये बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। अब कॉल के मुताबिक उसकी फ्रेंड मेलिसा शेपर्ड, जो कि एक क्लब डांसर का काम करती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पाइक मोटेल पर केडी वेल्स से मिलने के लिए पहुंच जाती है रात के लगभग 12:49 पर। यानी कि 12 अप्रैल का दिन खत्म एंड 13 अप्रैल का दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका था। मेलिसा और उसका बीएफ वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो फिर से खटखटाते हैं पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है।
अब ऐसे में वो टेंशन में आ जाती है और होटल के स्टाफ को इन्फॉर्म करती है। अब मास्टर की मदद से दरवाजा ओपन करते हैं, लेकिन दरवाजा ओपन करने के बाद जब अंदर देखते हैं तो मेलिसा की फ्रेंड केडी वेल्स अंदर थी ही नहीं। उसके कुछ कपड़े फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे, सूटकेस भी खुला हुआ पड़ा था एंड कुछ सिगरेट के पैकेट्स भी पड़े थे। अब वहाँ पर सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली कुछ चीज थी तो वो थी उस रूम का बेड। रूम के बेड को देखकर 1% भी नहीं लग रहा था कि इसको किसी ने टच भी किया हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर आकर केडी वेल्स सोई थी और रूम की चाबी भी अंदर ही पड़ी थी। अब ये सब देखकर मेलिसा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत ही नियर बाय पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करती है एंड अपनी फ्रेंड केडी वेल्स की लापता होने की रिपोर्ट रजिस्टर करवाती है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करे इससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज को जान लेते हैं। अब देखो ये तो आपको भी लग रहा होगा ना कि ये अचानक से कहाँ चली गई। अब देखो जब लास्ट बार मेलिसा की केडी वेल्स से बात हुई थी समथिंग 7:30 के लगभग, तब उसने कॉल कट करने से पहले ये भी बताया था कि वो बाहर डिनर के लिए मैकडोनल्ड जाएगी और वहां से डिनर करके फिर से रूम पर आकर सो जाएगी। अब कॉल कट करने के बाद केडी वेल्स होटल के स्टाफ से मैकडोनल्ड तक जाने के लिए डायरेक्शन पूछती है कि मैकडोनल्ड कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि भाई उस टाइम पर कोई गूगल मैप अवेलेबल नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई ऑनलाइन डायरेक्शन सर्विस थी। कहीं पर भी जाना होता था तो पूछ कर ही जाना पड़ता था या फिर मैप की साथ में प्रिंटेड कॉपी रखनी पड़ती थी और इसी वजह से तो केडी वेल्स बीच रास्ते में बार बार रास्ता भटक रही थी। खैर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पूरी रात भर तक छानबीन करने के बावजूद भी केडी वेल्स का कोई अता पता नहीं था। लेकिन फाइनली सुबह के 5:50 पर पुलिस को पाइक मॉडल से लगभग 56 किलोमीटर दूर एक सुनसान एंड जंगली इलाके में उसकी कार मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब भले ही ये कार एक रोड पर पड़ी मिली हो, लेकिन इसको देखकर लग रहा था जैसे इसको ऑफ रोड ड्राइव किया गया हो, यानी कि जंगल के किसी कीचड़ वाले इलाके से चलाया गया हो ऐसा। एंड कार के आगे पीछे के दरवाजे ऑलरेडी खुले ही पड़े थे एंड कार की हैजार्ड लाइट भी ऑन थी जिसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है और इसमें चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करते हैं। उस कार की फ्यूल गैस भी खत्म हो चुकी थी और बस इतना ही नहीं, कार की सीट पर खाली सोडे की बोतल्स, फास्ट फूड जैसे फ्रेंच फ्राइज और उसका कचरा भी पड़ा हुआ था। इसके अलावा एक जोड़ी शूज, प्रिंटेड मैप्स की कॉपी एंड कुछ अमाउंट में गांजा भी पड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, कार के डोर ग्लास पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे। अब इससे पुलिस को एक बात तो समझ में आ रही थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है और आसपास की जगह की तलाशी लेने पर पास की एक खाई में से केडी वेल्स का पर्स भी मिलता है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने कई दिनों तक हेलीकॉप्टर उड़ाए, कुत्तों से भी छानबीन करवाई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि केडी वेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब पुलिस को एक और बात ने हैरानी में डालकर रखा था कि कार के ओडोमीटर के हिसाब से हस्कल ओक्लाहोमा से लेकर न्यू जर्सी तक के 1965 किलोमीटर के डिस्टेंस के अलावा भी कार 1100 किलोमीटर और ज्यादा चली हुई थी। अब इस चीज ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था और उनके हिसाब से यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी और इस कार को भी कहीं आउट एरिया में ले जाया गया था। अब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा पर इस केस को सॉल्व करने में पुलिस हर बार फेल हो रही थी। अब इस घटना के लगभग 7 महीने बाद थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के आसपास, जिसमें एक नेशनल हॉलिडे रखा जाता है और सब लोग एंजॉय करते हैं, तो इस फेस्टिवल के आसपास केडी वेल्स के शादीशुदा बॉयफ्रेंड की वाइफ बताती है कि केडी वेल्स ने उसको कॉल करके बताया है कि उसने शादी कर ली है और अभी वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आएगी। बट पुलिस को और केडी वेल्स के घर वालों को पूरा डाउट था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है और ये कभी साबित भी नहीं हो पाया कि वो कॉल केडी वेल्स ने ही किया था। और दूसरी बात ये थी कि केडी वेल्स का एक 14 महीने का छोटा सा बच्चा था जिसका नाम विलियम था और वो उसे बहुत ही प्यार से पाल पोस के बड़ा कर रही थी, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। उसकी फ्रेंड मेलिसा शेफर्ड बताती है कि वो इतनी दूर से केवल मुझसे मिलने और मेरी मदद करने आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ मदद की जरूरत थी। केडी वेल्स की माँ का मानना था कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है और शायद अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी बहुत कोशिश की लेकिन केडी वेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया एंड अब तो पुलिस वालों ने भी मान लिया था कि केडी वेल्स इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। और जब कई सालों तक छानबीन करने के बावजूद भी कैरन डेंसिस वेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, तब कोर्ट ने इसे लीगली डेड घोषित कर दिया। अब पुलिस के द्वारा इतनी सारी छानबीन करने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब ऐसे में 2 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पहला तो ये कि ऐसा हो सकता है कि कैरन डेंसिस वेल्स अपनी खुद की मर्जी से ही कहीं पर चली गई हो और वो फिर से लौटकर किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। और दूसरा ये कि उसके साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो और उसमें उसकी जान चली गई हो। अब जैसा कि ये घटना 1994 में हुई थी, तो आज तक इसको पूरे 30 साल हो चुके हैं और कैरन डेंसिस वेल्स का वो 14 महीने का बच्चा आज 30-31 साल का हो चुका है और इसकी माँ भी जिंदा होती तो वो भी 53 साल की हो चुकी होती। और वैसे इस केस के बारे में कैरन डेंसिस वेल्स की कोई पर्सनल डिटेल इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, फिर भी जितनी भी अवेलेबल थी उससे मैंने ट्राई किया है कि इस केस के बारे में आपको डीपली समझा सकूं। और ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। पर मेन बात तो ये है कि ये कोई अकेला केस नहीं है। ऐसे केस आपको वर्ल्ड वाइड आपको हजारों लाखों केस देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोग गायब हो जाते हैं और उनका कोई अता पता भी नहीं चलता। इवन हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती
रहती है उसमें से कुछ केस तो सॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही सालों साल तक चलते रहते हैं और चलते ही रहते हैं। अब ऐसे में हम सबको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। सो फिलहाल तो रिसर्च करते वक्त ये टॉपिक मेरे सामने आ गया, सो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दी, बट ट्राई करूंगा कि आगे भी कुछ ऐसे ही टॉपिक को कवर कर पाऊं। बाकी इस चैनल पर इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस तो आती ही रहेंगी। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड अच्छी लगी हो तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे। कार के दरवाजों के कांच पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे।